अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। तो अरिस्टोटल का जो पोइटिक्स में ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है वो आज इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन में करते हैं। द पोइटिक्स इज़ चीफली कंसर्न विद ट्रेजेडी, क्योंकि पोइटिक्स में जो उसने सबसे ज़्यादा बात की है ना वो ट्रेजेडी की है। ट्रेजेडी के ही रिलेशन बताए हैं, ये बताया है ट्रेजेडी किससे सुपीरियर है, ट्रेजेडी का किससे क्या लिंक है, हर चीज़ जो है ना उसने ट्रेजेडी से रिलेटेड बताई है। विच इज़ रिगार्डेड एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री। अब वो कहता है ट्रेजेडी जो होती है ना वो पोइट्री की हाईएस्ट फॉर्म होती है, सबसे जो ऊंची किस्म होती है या आला किस्म होती है ना वो पोइट्री की ट्रेजेडी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अरिस्टोटल ट्राइज टू डिस्टिंग्विश ट्रेजेडी फ्रॉम पोइटिक अदर पोइटिक फॉर्म। सबसे पहले तो अरिस्टोटल जो है वो ये कहता है कि ट्रेजेडी जो है ना वो दूसरी पोइटिक फॉर्म से डिफरेंट होती है। आफ्टर डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पोइट्री, इधर डिस्टिंग्विशिंग आएगा, इधर ई एस लगा हुआ ना, आपने आई एन जी लगाना है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री, अरिस्टोटल प्रोसीड्स टू ट्रेस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री। फिर पहले जब वो फ़र्क बता देता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री में, उसके बाद वो आगे बढ़ता है और पोइट्री का जो ओरिजिन और डेवलपमेंट होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर ये कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई थी, कैसे इसकी तरक्की हुई थी, वो बताता है। इन द बिगनिंग पोइट्री वाज ऑफ टू काइंड्स। वो कहते हैं स्टार्ट में जो पोइट्री थी ना उसकी दो इकसाम थी। नंबर एक, इंसेंटिव फॉर स्टायरिक एंड कॉमिक पर्पस, मतलब पहली जो पोइट्री होती थी वो होती थी स्टायर के लिए या फिर मजाक उड़ाने के लिए, तंज करने के लिए। और दूसरी थी हाइम्स। हाइम्स कहते हैं जो हमद वगैरह होती हैं, नज़में होती हैं। एंड पेनिग्राइज कहते हैं सैल्यूटेशन को। हाइम्स फॉर द गॉड्स एंड पेनिग्रेज फॉर द ग्रेटेस्ट मैन एंड हीरोज़। मतलब दूसरी पोइट्री की जो किस्म थी वो हमद थी और सैल्यूटेशन थी। जैसे हमारे यहाँ हमद और नात होती है ना, कि हमद जो होती है वो अल्लाह की तारीफ़ के लिए होती है, और जो पेनिग्रेज जैसे होता है ना, नात जो होती है वो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो है पढ़ी जाती है। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि हाइम्स जो थी वो गॉड्स के लिए थी और पेनिग्रेज जो थी वो ग्रेट मैन ऑफ एंड हीरोज़ के लिए थी। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अब ट्रेजेडी की ये डेफिनेशन है, जब आप अरिस्टोटल को पढ़े हैं तो ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन आपकी फिंगरप्रिंट पे होनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। इस डेफिनेशन को आप अपने हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। और ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। एक ट्रेजेडी जो होता है वो किसी एक्शन की कॉपी होती है, सीरियस, कंप्लीट। अब इसकी क्वालिटीज़ देखनी है कौन कौन सी हो। सीरियस हो, एक्शन जो है वो सीरियस होना चाहिए, कंप्लीट मुकम्मल होना चाहिए, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड कि उसका साइज़ जो है वो बिल्कुल प्रोप्रिएट हो, बिल्कुल मुनासिब हो। इन अ लैंग्वेज ब्यूटिफाइड, अब एक खूबसूरत सी लैंग्वेज में उसको सजाया गया हो इन डिफरेंट पार्ट्स, और डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया हो विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट, कि मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ इकसाम में उसको सजाया गया हो, उसकी सजावट की हो। थ्रो एक्शन, एक्शन के ज़रिए, एंड नॉट नरेशन, नरेशन के ज़रिए नहीं, मतलब परफॉर्म किया जाए, बयान ना किया जाए। एंड थ्रो सीन्स ऑफ पीटी एंड फियर, और उसमें के जो सीन हैं वो पीटी एंड फियर के इमोशन पैदा करें ऑडियंस में। ब्रिंगिंग अबाउट द कथारसिस ऑफ दीज आर सच इमोशन, और फिर जो ये इमोशंस हैं वो कथारसिस को क्रिएट करें। कथारसिस जो है वो पीटी एंड फियर के जो इमोशंस होते हैं उनके जो पैदा होने को कहते हैं। तो ट्रेजिडी की ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि अरिस्टोटल की डेफिनेशन में बताई गई हैं। द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी हैज़ टू वाइड इम्प्लीकेशंस। अब जो ट्रेजिडी की जो डेफिनेशन है ना, इसमें इसको हम मज़ीद डिवाइड करते हैं। इट फॉल्स नेचुरली इनटू टू पार्ट्स, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट स्टार्ट्स फ्राम, अब जो हमने डेफिनेशन की है ना वो हम कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है ना वो द इमिटेशन से लेकर हम कहते हैं कि नरेशन तक है। नॉट नरेशन जहाँ पे था ना डेफिनेशन में, वहाँ तक है। द फर्स्ट पार्ट स्टार्ट्स फ्राम द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन टू एंड नॉट नरेशन, नरेशन तक। Is considered with tragedy as one of the imitative arts and throws light on its medium, objects and manner of imitation। अब फर्स्ट पार्ट में अरिस्टोटल हमें ये बताता है डेफिनेशन के कि पोइट्री इमिटेट करती है। फिर ये बताता है कि पोइट्री जो है, पोइट्री का मीडियम क्या होता है, मीडियम जो है वो क्या होता है। और दूसरा फिर वो कहता है कि पोइट्री का मकसद क्या होता है। और फिर जो है कहता है कि पोइट्री को बयान करने का अंदाज, इमिटेशन का अंदाज़ क्या होता है। ये तो हो गया पहला पार्ट। फिर सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, एंड थ्रो सीन्स। तो सेकंड पार्ट जो है, द सेकंड पार्ट इज़ कंसिडर विद द फंक्शन एंड इमोशनल इफेक्ट ऑफ ट्रेजिडी। और जो सेकंड पार्ट है जो कि सीन से स्टार्ट हो रहा है उसमें पोइट्री के इमोशनल इफेक्ट और फंक्शनल इफेक्ट जो हैं वो बताए गए हैं।
Aristotle points out that function of tragedy is to arouse sense of pity and fear and thus to bring the catharsis of these emotions। क्या अरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजेडी का जो फंक्शन होता है, ट्रेजेडी का जो मकसद होता है वो ये होता है कि ये ऑडियंस में जो है पिटी एंड फेयर पैदा करती है, ऑडियंस को जो है स्टिर कर देती है, हिला देती है। वो ऑडियंस जो है वो उस पे करैक्टर पे जो है तरस खाने लगती है, अपने लिए खौफ महसूस करने लगते हैं। इसके बाद उसने अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी के 6 एलिमेंट्स बताए हैं कि वो कहता है कि ये 6 अनासर हों तो ट्रेजिडी बनती है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे प्लॉट है, नंबर 2 पे करैक्टर्स हैं, नंबर 3 पे डिक्शन या लैंग्वेज है, नंबर 4 पे थॉट है, नंबर 5 पे सॉन्ग है और नंबर 6 पे स्पेक्टेकल है। चलें जी, अब कहते हैं अरिस्टोटल सेज दैट टू ऑफ दीज पार्ट्स रिलेट टू द मीडियम ऑफ इमिटेशन। अब पहले जो दो हिस्से हैं ना, पहले दो हिस्से कौन से? प्लॉट और करैक्टर। ये इनका ताल्लुक किससे है? मीडियम ऑफ इमिटेशन से। और जो थर्ड वाला है वो है मैनर ऑफ इमिटेशन, मतलब लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में पता चलता है कि किसी चीज़ को कैसे बयान करना है, उसका बयान करने का अंदाज़ क्या होगा। एंड थ्री, बाकी जो 3 बच जाते हैं, थॉट, सॉन्ग और स्पेक्टेकल, वो है ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन के किसको, किसी चीज़ को इमिटेट करने का अंदाज़ क्या है या मकसद क्या है। सबसे पहला जो था हमारा प्लॉट, उसकी बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी इज़ प्लॉट। सबसे जो अहम हिस्सा है, अहम अंसर है ट्रेजिडी का, वो प्लॉट होता है। इट इज़ वेरी सोल ऑफ ट्रेजिडी, ये ट्रेजिडी की रूह की तरह होता है। अरिस्टोटल सेज दैट द प्लॉट ऑफ ट्रेजिडी इज़ लाइक अ लिविंग करेक्टर। अरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजिडी का जो प्लॉट होता है वो एक जिंदा करेक्टर की तरह होता है। एंड इट मस्ट बी अ कंप्लीट होल, इसको मुकम्मल होना चाहिए विद अ सर्टेन मैग्नीट्यूड और लेंथ, और जिसकी लेंथ जो है वो मुनासिब हो। एन आइडियल प्लॉट मस्ट हैव अ यूनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक जो आइडियल प्लॉट वो होता है जिसमें एक जिंदा जानदार की जैसी जो सारी खसूसियात होती है ना वो पाई जाएं। नंबर 2 पे था अरिस्टोटल करैक्टर्स। अरिस्टोटल डिस्क्राइब्स 4 इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ करैक्टर। फिर जब वो करैक्टर्स की बात करता है ना, वो कहता है कि करैक्टर जो है ना उसमें 4 खसूसियात होनी चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट, द करैक्टर मस्ट बी गुड, कि करैक्टर को अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली, दे मस्ट बी अप्रोप्रिएट, दूसरा वो कहता है कि उसको मुनासिब होना चाहिए। थर्डली, दे मस्ट हैव लाइकनेस, कि वो जो हैं एक जैसे होने चाहिए। एंड फोर्थली, दे शुड बी गुड बट नॉट टू गुड और परफेक्ट टू बिलीव, और फिर जो है वो करैक्टर को अच्छा तो होना चाहिए लेकिन वो इतना भी अच्छा ना हो कि अनकन्विंसिंग लगे, अनबिलीवेबल लगे, उन पर यकीन ही ना आए, माने ही ना जा सकें। ही सेज दैट विकेट करैक्टर्स में बी इंट्रोड्यूस्ड इफ़ रिक्वायर्ड बाय प्लॉट। वो कहते हैं कि इस लाजमी नहीं कि करैक्टर जो हैं वो गुड ही हों, बैड करैक्टर्स भी ट्रेजिडी में इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं अगर प्लॉट की वो रिक्वायरमेंट हो तो। इसके बाद आ जाता है सॉन्ग। Song or the lyrical element is to be found in the chorus parts of tragedy. 5 4s by chorus as in Oedipus Rex is embellishment which distinguish the tragedy from the epic। अब जो है ट्रेजिडी में जब भी हम कोई ड्रामा देखते हैं या मूवी देखते हैं तो उसमें दरमियान में भी सॉन्ग्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा उसके बैकग्राउंड पे भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है। तो इसी तरह से इडिपस रेक्स में जो था और वो कोरस के जो 5 ओड्स थे ना वो सुनाए गए थे, वो गज़लें जो थी, वो सॉन्ग जो थे वो प्ले किए गए थे, जिसकी और ये सॉन्ग वाली ही म्यूज़िक वाली ही करैक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से ट्रेजिडी जो है वो एपिक से डिफरेंट होती है। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेजिडी फ्रॉम द एपिक, इट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ प्लेयर फॉर ट्रेजिडी। सॉन्ग की वजह से जो ट्रेजिडी होती है वो ज़्यादा प्लेयर फुल लगती है, मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, ज़्यादा जो है ऑडियंस उसको एंजॉय करती है। जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं तो हम वेट करते हैं कि ये वाला सॉन्ग आएगा और हमने वो सॉन्ग सुनना है। तो इस वजह से जो ट्रेजिडी का जो सॉन्ग होते हैं वो उसमें जो है ना इंजॉयमेंट के सीन और प्लेयर को क्रिएट करते हैं। इसके बाद आ जाता है स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स का आ जाता है तमाशाई को। अब इसका जो लिंक होता है ना वो स्टेज क्राफ्ट्स के साथ होता है कि किसी चीज़ को किस तरह से पेश किया गया है, किस तरह से सस्पेंस क्रिएट किया गया था, क्या क्यूरियोसिटी थी, क्या तजस्सुस था। द स्पेक्टेटर्स और सीनिक इफेक्ट्स हैव नो मोर टू डू विद स्टेज क्राफ्ट दैन विद द राइटिंग ऑफ पोइट्री। के स्पेक्टेकल्स का जो ज़्यादा ताल्लुक होता है वो स्टेज क्राफ्ट के साथ होता है, पोइट्री की राइटिंग के साथ इतना नहीं होता है। हैंस अरिस्टोटल इज ऑफ द व्यू दैट द ड्रामाटिस्ट मस्ट डिपेंड ऑन हिज ओन पावर फॉर हिज इफेक्ट ऑफ स्टेज। तो अब जो अरिस्टोटल का ये मानना है, अरिस्टोटल कहता है कि ड्रामाटिस्ट को जो ड्रामा लिख रहा होता है ना उसको अपने स्टेज के बारे में भी जो है ना काफ़ी पावरफुल होना चाहिए, उसकी स्टेज क्राफ्ट जो है ना वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए रादर दैन अ स्पेक्टेकल, कि यानी वो स्पेक्टेकल्स पे, तमाशाइयों पे जो है इतनी तवज्जो ना दे जितनी कि उसने यानी ऑडियंस पे इतने ज़्यादा जो है वो स्टेज को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करे। ही राइट्स थ्रो फियर एंड पिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्पेक्टेकल्स मीन yet it is much better to produce them by the way of writing
द प्ले, कि यानी वो इस तरह की जो है वो सिचुएशन क्रिएट कर दे कि ऑडियंस में जो है ऑटोमेटिकली पीटी एंड फेयर पैदा जो है हो जाए। मतलब वो स्टेज की जो है सेटिंग या फिर सीन्स को जो है बयान करने का अंदाज जो है ना वो इस तरह का हो कि ऑडियंस जो है वो खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, मतलब वो ऑडियंस से ज़्यादा जो है अपनी स्टेज क्राफ्ट पे जो है फोकस करे। थॉट, थॉट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। अब थॉट जो है वो फिजिकली तो नहीं पाया जाता, उसके पोइट के माइंड में ये एलिमेंट होता है, एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड ओनली थ्रू द स्पीच ऑफ अ करेक्टर। और उसकी जो थॉट्स होती हैं वो किसी ड्रामा में या मूवी में वो करेक्टर के स्पीच के ज़रिए, करेक्टर के जो बोलने के डायलॉग होते हैं उसके ज़रिए बयान की जाती हैं। दस दिस इम्प्लॉयज दैट ओनली सच स्पीचेज आर सिग्निफिकेंट इन अ ट्रेजेडी एज एक्सप्रेस द व्यू एंड फीलिंग्स ऑफ अ करेक्टर। तो यानी इसके जब हम कोई ड्रामा या मूवी देखते हैं तो क्या होता है कि यानी उसके जो करेक्टर्स होते हैं या तो वो डायरेक्टली बोल रहे होते हैं, या फिर उसकी जो थॉट्स होती हैं ना वो हमें जो है मतलब वो ज़हन में सोच रहा होता है और उसकी बैक में उसकी आवाज़ चल रही होती है कि ये बंदा ये माइंड में ही सोच रहा है। हमारी रियल लाइफ में तो ना होता है, हम जो यानी हम जब कुछ सोचते हैं तो उसकी आवाज़ दूसरे बंदे को तो सुनाई नहीं देती, लेकिन ड्रामास में ये दिखाया जाता है कि जो करेक्टर सोच रहा है, जो उसकी माइंड में चल रहा होता है, वो भी जो चीज़ है वो स्टेज पे सुनाई जाती है। इसके बाद लास्ट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इज़ लैंग्वेज और डिक्शन। अब इसके लैंग्वेज जो है वो मेन चीज़ होती है ट्रेजेडी की। अरिस्टोटल इज़ द फर्स्ट राइट टू एम्फसाइज टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज इन द ट्रेजेडी। यानी उससे पहले जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी गई थी उसमें लैंग्वेज पे इतना फोकस नहीं था किया जाता, लेकिन अरिस्टोटल ऐसा फर्स्ट राइटर था जिसने इस बात पे जोर डाला था कि जो ट्रेजेडी की लैंग्वेज है वो भी बोम्बेस्टिक होनी चाहिए, वो भी सबके लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, सबको उसकी समझ आनी चाहिए। टू कंक्लूड वी कैन से डैट थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में माइट हैव इट्स वीकनेस। अब जो ट्रेजेडी की थ्योरी है अरिस्टोटल की, हो सकता है उसके उसमें कुछ वीकनेस हों, कुछ फॉल्ट्स हों, बिकॉज अरिस्टोटल ओनली अरिस्टोटल नो आएगा यहाँ पे, बिकॉज अरिस्टोटल नो ओनली ग्रीक ट्रेजेडी। क्योंकि वो इस वजह से क्योंकि अरिस्टोटल को सिर्फ ग्रीक ट्रेजेडी का पता था, वो किसी भी और ट्रेजेडी से इंट्रोड्यूस नहीं था, ना वो जानता था। सो हिज कंक्लूजन्स आर बेस्ड इंटायरली ऑन द ड्रामा विद विच ही हैज़ फेमिलियर एंड हैंस ऑफन हिज व्यूज़ आर नॉट ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो यही वजह है कि उसके जो जितने भी ड्रामाज होते हैं, जितने भी वो जो भी वो बातचीत करता है ना वो अपनी ग्रीक के हवाले से ही करता है। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता था, किसी और चीज़ से वो वाकिफ़ नहीं था। और यही वजह है कि उसके जो व्यूज़ हैं ना, जो बाद में आने वाले राइटर्स थे, जो बाद में आने वाले क्रिटिक्स थे, उन्होंने कंडेम कर दिए, उन्होंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू को गलत साबित कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। इसी वजह से वो यूनिवर्सल नहीं है। और ट्रेजेडी इज़ अ स्टोरी ऑफ अ कॉन्स्पिशियस पर्सन, जैसा कि वो ये कहता है ना अरिस्टोटल कि a tragedy is a story of conspicuous person who falls from prosperity to adversity due to his error of judgment hamartia। अब क्या है, ट्रेजेडी जो होती है वो स्टोरी होती है किसी नोबल पर्सन की, किसी एमिनेंट पर्सन की। लेकिन आज की जो मॉडर्न ट्रेजेडी है उसके अकॉर्डिंग जो है ये डेफिनेशन रिजेक्ट कर दी गई है। आज की ट्रेजेडी में ये कहा जाता है कि ट्रेजेडी जो होती है वो किसी कॉमन पर्सन की भी हो सकती है या किसी आम इंसान की भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि वो कॉन्स्पिशियस ही हो। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह।